हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ स्टोइचियोमेट्री। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमने सबसे पहले तो समझा था कि एक्चुअल में सॉल्यूट किसको बोलेंगे एंड सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, तो वो आपको आई होप याद ही है कि डिफरेंट स्टेट्स एंड सेम स्टेट्स वाला जो हमने सब कुछ किया था। ठीक है, देन हमने कंसंट्रेशन को समझा था कि एक्चुअल में कंसंट्रेशन क्या है, कितना सॉल्टी टेस्ट आ रहा है या फिर कितना मीठा टेस्ट आ रहा है। सेम सॉल्वेंट बट डिफरेंट सॉल्यूट लेने से कंसंट्रेशन कैसे चेंज हुई, एंड सेम सॉल्यूट बट डिफरेंट सॉल्वेंट लेने से कंसंट्रेशन कैसे चेंज हुई, हमने वो भी देखा। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन हमने देखा कि हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्यूट के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो हमेशा न्यूमरेटर में होगा, एंड सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चाहे उसका वॉल्यूम हो या फिर उसका मास हो या कुछ भी हो, वो हमेशा डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स देखनी है कि अच्छा वो कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वेट बाय परसेंटेज। ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 तो हो गई, एंड जो दोनों का यूनिट है वो हमेशा ग्राम में ही रखना है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन का। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप सोचो कि यार एक को ग्राम में रख लेते हैं, एक को केजी में रख लेते हैं, क्योंकि दोनों तो मास की यूनिट है। बट नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते हो, आपको इसको ऐसे ही लर्न करना है कि दोनों को ग्राम में ही रखना है। ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है कि 25% बाय वेट हमारे पास कुछ है। ठीक है, तो हम उसको अब कैसे स्टडी करेंगे कि हमारे पास 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप परसेंटेज अब इसका निकालना चाहो तो वो 25 ही निकल के आएगा, बट इसका यूज मतलब इसका बेनिफिट क्या होता है ना हमें, कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट भी आ गया है एंड हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया है। तो इससे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है। वो अब अभी जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पे फील आएगा कि देखो कितना आसान हो गया है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को इसी रिस्पेक्ट में करना है, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उतना ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है हमारी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अंदर हमें क्या करना होता है ना, हमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेना होता है इन ग्राम और डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का इन ml। ठीक है, एंड देन इनटू 100। तो यहाँ पे अभी आपका फिक्स है कि आपका जो सॉल्यूट का मास है वो ग्राम में ही होगा एंड सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो ml में ही होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार लीटर में ले लेते हैं तो वॉल्यूम की तो यूनिट है, नहीं, वो आपकी कोई और कंसंट्रेशन टर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको ग्राम एंड ml में ही लेना है। तो यहाँ पे भी अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लेट्स से अगर हमारे पास 25% वेट बाय वॉल्यूम अगर है, तो हमें यही बोलना है कि हमारे पास 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 100 ही हमें बात करनी है क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम करते हैं अपना थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जो कि है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे आपको देखो अब समझ ही आ गया होगा कि अब आपको क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू हम आपके पास क्या है 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंड दोनों का ही आपको जो यूनिट लेना है वो ml में ही लेना है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे भी आपके पास एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास 25% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि आपके पास 25 ml ऑफ सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हो गई। अब हम आगे और करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी ppm। ठीक है, तो ppm के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, तो ये वाला जो हमारे पास कंसंट्रेशन होता है, ये वाला जो टर्म होता है वो जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, और हमेशा आप देखोगे कि यही ही होता है, बट आई विल सजेस्ट कि आप क्या करो ना, इसके बजाय ये वाला टर्म यूज करो, तो ये बहुत आसान कर देता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इसी चीज को यूज करेंगे, तब आप देखना कि क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। तो आपको ये 10 रेज़ टू द पावर 6 एंड ऑल ये सब याद ही नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन केजी।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेम ऐसे ही हम ppm को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी डिफाइन कर सकते हैं, तो उसका भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ वाले के लिए भी लिख दिया है। एंड जो हम यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, जिसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो अगर आपसे मान लो कभी फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम हर बार एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके पास 15 ppm है, तो आप इसको कैसे कैसे बोल सकते हो, सी, आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 15 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, है ना, अगर आपको सॉल्यूशन को मास में लेना है तो। और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 15 मिलीग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपके पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी फॉर ppm। ठीक है, तो आपको जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, तो आप उस फॉर्म में बता दोगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि मास किसमें होना चाहिए, मिलीग्राम में, और सॉल्यूशन का अगर मास है तो वो केजी में और वॉल्यूम है तो वो लीटर्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास ppm कवर हो गया है। अभी इसको एज इट इज याद रखो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है हमारा स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप इसको देखोगे। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। एंड इसका जो यूनिट है हमारे पास वो हो जाएगा ग्राम पर लीटर। तो ये यहाँ पे अब यूनिट इसको ध्यान रखना है कि अच्छा इसका यूनिट भी है ग्राम पर लीटर। तो वही अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इन केस अगर आपको दिया हुआ है कि 15 ग्राम पर लीटर है, तो उसका भी यही मतलब है कि आपके पास 15 ग्राम ऑफ सोल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो बस यही हमारा स्ट्रेंथ है। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं ppm का मैंने आपको फुल फॉर्म नहीं बताया। तो ppm हमारे पास होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। ऐसे ही हमारे पास पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, वहां पे क्या हो जाता है, 10⁹ हो जाता है। तो वो मैंने आपको ओरली बता दिया है, उसको ध्यान रख लेना कि बिलियन के अंदर 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसंट्रेशन की तरफ। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारी मोलारिटी, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M एंड उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है, बट हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्म में। वो हम कब करते हैं, क्योंकि अगर हमें डायरेक्ट मोल्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो अगर हमें डायरेक्ट मोल्स नहीं दिए हुए हैं तो हमें पता है कि हमारे मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो अगर मान लो हमें मोल्स नहीं दिए हैं बट हमें मास दिया हुआ है कि हमारा जो सैंपल है ना, लेट्स से अगर 10 ग्राम है, तो तब हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि गिवन मास हो जाएगा 10, एंड जो भी कंपाउंड दिया होगा, सॉल्यूट जो भी दिया होगा, उसका हम मोलर मास तो हमें खुद ही कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो तब हम यूज करेंगे हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला। बट अगर डायरेक्ट मोल्स ही दिए हैं तब हमें कोई टेंशन नहीं है, हम डायरेक्ट मोल्स ही पुट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा यूनिट होता है मोलारिटी का, वो चाहे हम कोई भी फॉर्मूला यूज करें दोनों में से, बट हमारा जो यूनिट होगा वो हमेशा ही मोल पर लीटर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम मान लो एग्जांपल की बात करते हैं, तो अगर मान लो हमारे पास 2 मोल पर लीटर है, तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 मोल ऑफ सॉल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब तो आपको सिंपल ही लगने लग गया होगा कि यार ये तो हमें समझ ही आ रहा है ना। तो फिर फटाफट से हम अपनी बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो कि है मोलालिटी, एंड इसका सिंबल होता है स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास आ जाता है। एंड अगेन अगर हमें मान लो मोल्स को कन्वर्ट करना है, अगर हमें मोल्स नहीं दिए हुए हैं, तो हम वापस से वही सेम चीज कर सकते हैं कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है मोल पर केजी। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट हो जाएगा। एंड इसके अंदर भी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है कि 2 मोल पर केजी अगर हमें मोलालिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे भी यही बोल देंगे कि 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो यहाँ पे भी यही हो जाएगा। ये हमारा मोलालिटी भी हो गया है। अब हमारा चलते हैं लास्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ हम समझते हैं नॉर्मेलिटी को। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी हमारा क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
ठीक है। तो इसी वजह से इसका जो यूनिट होता है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंस पर लीटर। बट यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस चीज़ में होती है, ये ग्राम इक्विवेलेंट को समझने में, दैट आई नो, क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज़ समझ ही नहीं आती है कि ग्राम इक्विवेलेंस होता क्या है। ठीक है। और इसी वजह से नॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन है उससे इतना डरने लग जाते हैं कि जहां भी नॉर्मेलिटी दिखता है ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। ठीक है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मेलिटी भी उतना ही आसान है जितनी हमारी बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स है। उसके लिए आपको क्या समझना है, आपको इस ग्राम इक्विवेलेंट को समझना है कि ये जो बला है एक इतनी बड़ी, ये एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, उसको समझते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ ना, मैं आपको सारी टर्म्स बता रही हूँ अभी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, ये मत समझना कि ये तो हमें फॉर्मूलाज ही बता रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, है ना। सो वो नहीं, पहले एक बार फॉर्मूलाज देख लेते हैं एंड देन हम डिटेल में देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट का जो फर्दर फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यार अभी हमें ग्राम इक्विवेलेंट ही समझ नहीं आया था और यहाँ पे एक और नई टर्म आ गई है हमारे पास जो कि इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। तो ठीक है, उसको देख लेते हैं फिर कि इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट को मैं ऐसे लिखती हूँ। ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है। अब आपको लगेगा यार ये एन फैक्टर क्या चीज़ है, अब हमें तो एन फैक्टर पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम एक बार इन सारे फॉर्मूलाज को जो जो मैंने आपको टर्म बताई है, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट की जो बताई है, देन इक्विवेलेंट वेट की जो बताई है, सारी अब हम नॉर्मेलिटी वाले फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास एक्चुअल फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, नॉर्मेलिटी is equal to given mass upon equivalent weight into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अब हम जब फर्दर इक्विवेलेंट वेट को भी कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि आपको नहीं लग रहा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास तो नंबर ऑफ मोल्स ही होते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ नॉर्मेलिटी को, तो नॉर्मेलिटी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू एन फैक्टर। ठीक है। तो अब आप एक और बात मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये भी तो आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मोलैरिटी होता है। तो यहाँ से आपके पास एक और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया जो कि आपके पास आ गया मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक है। आई एम सॉरी बट मैं कुछ नहीं कर सकती, और ये सच में सारे फॉर्मूलाज होते हैं नॉर्मेलिटी के, जिसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आई कांट कमेंट कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और सबके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलाज आ चुके हैं, दैट आई नो। ठीक है। आपने बस यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ग्राम इक्विवेलेंट इंडिविजुअली क्या होता है एंड इक्विवेलेंट वेट इंडिविजुअली क्या होता है। ठीक है। देन आपके पास बाकी सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो सारे आपके सिर्फ नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। तो इन सबको समझने के लिए एक बार ये जो ग्राम इक्विवेलेंट है ना इसी को समझ लेते हैं, देन आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन तो ऐसी दूर हो जाएगी। ओके। तो ग्राम इक्विवेलेंट को हम समझते हैं फ्रॉम द एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान रखना एसिड बेस कंसेप्ट से मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ ना, मैं रिएक्शंस करके देखूंगी एसिड बेस रिएक्शन की। ठीक है। लेट्स से हमारे पास HCl एंड NaOH है। ठीक है। तो अगर हमारे पास HCl प्लस NaOH है तो मुझे बस ये बताओ कि अगर मुझे इन दोनों को completely न्यूट्रलाइज करना है तो मुझे HCl के कितने मोल्स चाहिए एंड NaOH के भी कितने मोल्स चाहिए मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान दो कि वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl हमारे पास कितना आ रहा है, 1H पॉजिटिव आ रहा है ना। और NaOH के भी वन मॉलिक्यूल से हमारे पास क्या आ रहा है, 1OH माइनस आ रहा है। ठीक है।
तो एक बात सोचो, तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल ये बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर मॉलिक्यूल्स अगर सेम अगर हमें यूज करने पड़ रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम सेम ही यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, अगर हमें इनको कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज करना है तो। ऐसे ही सेम अगर मान लो मेरे पास कोई और रिएक्शन है, अगर मेरे को H2SO4 प्लस MgOH ट्वाइस को न्यूट्रलाइज करना है, एसिड एंड बेस को न्यूट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे भी हम सेम बात बोल सकते हैं कि वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 से 2H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, है ना, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ MgOH ट्वाइस से 2OH आयंस आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। ठीक है, अगर हम दोनों का 1 1 मोल ले लें तो दोनों में से क्या आएगा, 2H पॉजिटिव के मोल्स आएंगे एंड 2 ही OH नेगेटिव के मोल्स आएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ना, दीज आर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ये मॉलिक्यूल की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं एंड हम इनको मोल की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सेम ही बात है। बट मुझे यहाँ पे एक बात सोच के बताओ, क्या ये सिनेरियो हमेशा सेम होगा कि दुनिया का कोई भी एसिड ले आओ और दुनिया का कोई भी बेस ले आओ तो उनको फुली न्यूट्रलाइज करने के लिए उन दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स यूज होंगे? क्या ये बात सही है? तो चेक करके देख लेते हैं हम ये बात सही है कि नहीं है। कि लेट्स से हमारे पास H2SO4 है एंड हम उसको AlOH थ्राइस से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 से 2H पॉजिटिव के मोल्स आएंगे, है ना, एंड हमारे पास 1 मोल ऑफ AlOH थ्राइस से 3OH नेगेटिव के मोल्स आएंगे। बट यहाँ पे एक बात सोचो, अब क्या ये फुली न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को? अगर हम दोनों के 1 1 मोल ले लेते हैं, अगर H2SO4 के भी 1 मोल ले लें एंड AlOH थ्राइस के भी 1 मोल ले लें, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एसिड का जो नंबर ऑफ मोल्स है इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस, क्योंकि जब आप इक्वल मोल्स लोगे तो सॉल्यूशन अभी भी बेसिक ही रह जाएगा, क्योंकि आपके पास 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयंस अभी भी लेफ्ट रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ कि आप ये जो लिख रहे हो ना, 2H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, 3OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से क्या बोल सकते हो आराम से कि H2SO4 के 1 मॉलिक्यूल से आपके पास 2H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, है ना, और AlOH थ्राइस के 1 मॉलिक्यूल से आपके पास 3OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं एंड OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं N फैक्टर। तो हमारे पास एक एसिड का N फैक्टर क्या हो जाएगा कि जितने हमारे पास H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से जितने आ रहे हैं, एंड बेस का N फैक्टर क्या हो जाएगा कि जितने हमारे पास OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, दैट इज बेस का N फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको N फैक्टर समझ आ गया। चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमने H2SO4 एंड AlOH थ्राइस का जो केस हमने देखा अभी, तो ये अगर नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है इनके फुली न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो कोई तो चीज होगी ना जो इनके फुल न्यूट्रलाइजेशन के लिए होगी, जो फुल न्यूट्रलाइजेशन के लिए इनका सेम होगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल सेम नहीं है, तो उसको हम एक बार देखते हैं कि वो ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पे। तो अब हम इसको दोबारा से लिखते हैं कि H2SO4 प्लस AlOH थ्राइस हमारे पास ये जो केस है, यहाँ पे हमने ये तो देख ही लिया कि यहाँ पे हमारे पास 2H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास 3OH नेगेटिव आयंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करो कि यहाँ पे आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, आप दोनों के 1 1 मोल मत लो, बिल्कुल मत लो, आप दोनों के यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, H2SO4 के 3 मोल्स ले लो एंड AlOH थ्राइस के 2 मोल्स ले लो। ये आपको कैसे पता चला? क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चला, एन फैक्टर्स को आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे आपको क्या समझ आया है कि 3 मोल्स ऑफ H2SO4 से कितने H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं आपके? 6H पॉजिटिव आयंस, है ना, एंड 2 मोल्स ऑफ AlOH थ्राइस से कितने आ रहे हैं? वो भी 6OH नेगेटिव आयंस। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे अब ये चीज इक्वल हो गई है, तो ये जो चीज इक्वल हुई है 6H पॉजिटिव आयंस एंड 6OH नेगेटिव आयंस, ये कैसे इक्वल हुई है? आपने क्या चीज इक्वल की है? आपने दोनों के एसिड एंड बेस का क्या चीज इक्वल करी?
आपने इनका इक्वल किया n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू n इंटू एन फैक्टर। कैसे इक्वल किया n इंटू एन फैक्टर? अरे भाई एक बात देखो, जब एसिड का जो नंबर ऑफ मोल्स आपने 3 एंड एन फैक्टर जो हमारा है H2SO4 का वो था हमारा 2, है ना, तो उसी को तो मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे भी जो बेस का आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया 2 और एन फैक्टर हमारा था 3, तो n इंटू एन फैक्टर दोनों का यही तो आपने इक्वल किया है, यही से तो आपका इक्वल आया है। तो यहाँ से तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, बट आप दुनिया का कोई भी एसिड एंड कोई भी बेस ले आओ तो वहां पे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ मोल्स तो उनके इक्वल हो या ना हो फुली न्यूट्रलाइजेशन के लिए, बट उनके n इंटू एन फैक्टर्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, क्या हमेशा इक्वल होंगे? उनके n इंटू एन फैक्टर हमेशा उनके इक्वल होंगे। एंड यही n इंटू एन फैक्टर को हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो इस ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट बता रही थी तब से। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? वो ऐसी रिएक्शंस के लिए यूज हुआ जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन हो गई या फिर रिडॉक्स रिएक्शन भी आगे आएंगी, वहां पे भी यही होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो या ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, ऐसा भी हो सकता है कि उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है दोनों के, बट उनके n इंटू एन फैक्टर हमेशा इक्वल होंगे एक फुल रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो यहीं से ये ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट आया है कि भाई अगर हम एक पूरा सोचो, एसिड बेस रिएक्शंस कितना सारी होती हैं, कितनी सारी एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं, ये अपने आप में ही होल एक कंसेप्ट है। तो वहां पे बार बार n इंटू एन फैक्टर हम उनका अगर इक्वल कर रहे होंगे, हम पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस के, तो वहां पे जब हम बार बार n इंटू एन फैक्टर इक्वल करेंगे तो भाई एक नाम दे दो ना उस चीज को। अगर हम बार बार किसी चीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हम उसका नाम दे देते हैं, तो वहीं पे हमने उसका नाम दे दिया ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसे समराइज करके लिख देती हूँ, फॉर एनी एसिड बेस रिएक्शन n into n factor of acid and base will always be equal। ठीक है, एंड यही n into n फैक्टर को हमने नाम दिया था ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि इफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n into n फैक्टर और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? देखो अब मैं वापस से वो सारे फॉर्मूलाज ले आऊंगी नॉर्मेलिटी के, बट उससे पहले मैं एक चीज आपको फील कराना चाहती हूँ। देखो मोलैरिटी आपके पास क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो उन रिएक्शंस के लिए है ना, उन सॉल्यूशंस के लिए है जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। बट जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स सेम नहीं होते हैं, n इंटू एन फैक्टर सेम होते हैं, वहां के लिए हम ये कंसेप्ट लाए थे, वहां के लिए हम लेकर आए थे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हम किसके लिए लेके आए थे? ऐसे सॉल्यूशंस के लिए और ऐसी रिएक्शंस के लिए हमें नॉर्मेलिटी कंसेप्ट लेकर आए जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं होते, जहाँ पे n इंटू एन फैक्टर इक्वल होता है। तो यही तो है नॉर्मेलिटी। तो बस इतना ही तो फर्क है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी में, कि बस n इंटू एन फैक्टर ले आए हैं हम वहां पे, है ना। तो इसीलिए हम नॉर्मेलिटी को फिर ये भी लिख देते हैं मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो आई होप एक चीज तो आपको समझ आ गई होगी, एक जो हमने इतने सारे फॉर्मूलाज में से कुछ 2 फॉर्मूलाज तो आपको समझ आ गए होंगे कि ये कैसे आया, है ना। चलो अब इसको एक बार फोकस करते हैं दोबारा से, जो n इंटू एन फैक्टर था हमारा। अब जो n होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये मैंने सही लिखा है, और इंटू एन फैक्टर तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो हमारे पास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर यहाँ पे है, इसको भी एक नाम दे दिया इक्विवेलेंट वेट। तो इसीलिए इन्होंने लिखा कि n इंटू एन फैक्टर, ये सब मैं n इंटू एन फैक्टर को ही लिख रही हूँ, n इंटू एन फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू x अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, और यही n इंटू एन फैक्टर जब इन्होंने नॉर्मेलिटी में पुट किया, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? n इंटू एन फैक्टर अपॉन v। तो यहीं पे जब इन्होंने पुट किया x अपॉन इक्विवेलेंट वेट,
एंड इनटू यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, तो सी ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। तो वही सब फॉर्मूलाज निकल कर आ गए हैं वापस से, और यहाँ पे जो n इंटू एन फैक्टर है ये आपका क्या है, ये आपका ग्राम इक्विवेलेंट है। तो सी मैंने वापस से वही सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, तो वही सब कुछ निकल के आ गया है। तो उन सब चीजों के लिए आपको कुछ नहीं करना था, बस इस ग्राम इक्विवेलेंट को समझना था और कुछ भी नहीं था। ग्राम इक्विवेलेंट समझ आ गया, उसके बाद सब कुछ समझ आ गया हमें, सारे फॉर्मूलाज हमने वापस से नॉर्मेलिटी के वहीं से ड्राइव कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मेलिटी हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने एन फैक्टर को समझ लिया है कि एन फैक्टर क्या होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट डिफरेंट एसिड से एंड डिफरेंट डिफरेंट बेसिस से जो एन फैक्टर्स आते हैं वो अब हमें देखने हैं कि कौन से एसिड से कितना एन फैक्टर आता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं अब। ओके, तो एन फैक्टर्स जो हैं आपके पास एसिड्स के क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं एन फैक्टर्स फॉर एसिड्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट हमारे पास HCl ही है तो उसका एन फैक्टर 1 होगा, है ना। हमारे पास H2SO4 है तो उसका एन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल से 2H पॉजिटिव आइंस आ सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास HNO3 है, उधर से एन फैक्टर हो जाएगा 1, तो ये वाले एसिड्स हो गए। ऐसे ही हमारे पास CH3COH होता है, उसका एन फैक्टर होता है 1। हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, तो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड जो कि टमाटर में प्रेजेंट होता है, इसका एन फैक्टर होता है 2। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। एंड इसके बाद हमारे पास बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, जो कि हमारे पास होता है H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। ठीक है, यहाँ पे हमें सबके अंदर लग रहा होता है कि हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं, है ना, तो एन फैक्टर 3 होगा। तो ये मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर देते हैं ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पे H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, H3PO3 का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो होता है ये, एंड H3PO2 का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि जितने हमारे पास OH होते हैं उतना ही हमारे पास एन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे इस एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा 3, तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, तो मे बी यहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि अगर हमारे पास OH है तो ये बेस क्यों नहीं है। अगर हम OH देख रहे हैं तो ये बेस क्यों नहीं है, यहाँ पे इसको एसिड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको ये रब करके समझाऊं, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो O है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे ये कोवलेंट बॉन्डिंग है एंड ये कोवलेंट कंपाउंड्स है। तो कोवलेंट कंपाउंड इट इज इजी टू ब्रेक द OH बॉन्ड, तो यहाँ पे जो लीव होगा वो सिर्फ H पॉजिटिव लीव होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर, ये मैं यहाँ पे बात लिख देती हूँ कि अगर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं एंड उनके अंदर अगर आपके पास OH है तो वहाँ पे O एंड H का बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके पास H पॉजिटिव आएगा। बट अगर आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको OH दिख रहा है तो यस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा एंड आपके पास पूरा का पूरा OH ही आएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो है, ये कंपाउंड जो है वो एसिडिक हो जाएगा। बट आयनिक कंपाउंड के अंदर अगर OH है तो फिर वो कंपाउंड बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बात बोल सकते हो। प्लस इसके अंदर हमारे पास जो और एग्जांपल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। तो ये वाली बात हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता है SO2। तो SO2 का एन फैक्टर आपको कैसे पता चलेगा, इसको आप वाटर में डाल के देखो। अगर इस गैस को अगर आप वाटर में डाल के देखोगे तो आपके पास आएगा H2SO3। ठीक है, तो आपका एन फैक्टर यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड SO3 को अगर आप वाटर में डालते हो तो आपके पास आता है H2SO4।
तो भी आपका जो एन फैक्टर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास हो गए नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाले केस हो गए, जहाँ पे भी वहाँ पे भी आपने एन फैक्टर्स को देख लिया है। रेस्ट अगर आपके पास, देखो ये सबसे फेमस मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके एन फैक्टर्स आपको पता ही होने चाहिए। बट अगर आपके पास कोई ऐसा ही रैंडम मॉलिक्यूल आ जाता है इनके अलावा, तो वहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हमारे एन फैक्टर्स एसिड्स के हो गए। अब हम बेस के करते हैं एन फैक्टर्स। तो अब है हमारे पास एन फैक्टर फॉर बेस। ठीक है, बेस के भी बहुत आसान होते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास NaOH का केस है तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, MgOH ट्वाइस का केस है तो उसका एन फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि हमारे पास 2OH आयंस आएंगे। ऐसे ही अगर हमारे पास AlOH थ्राइस है तो यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल्स हो गए। कुछ और एग्जांपल्स जो होते हैं हमारे पास, वो जैसे कि हमारे पास हो गया NH4OH। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारा जो एन फैक्टर है वो हो जाएगा 1। ऐसे ही हमारे पास अमोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, तो इसका एन फैक्टर हमारे पास होता है 1। बट ये वाली चीज़ बहुत बार समझ नहीं आती है, क्योंकि हमारे पास तो अमोनिया के अंदर H है ना। तो यहाँ पे ये पहली बात तो ये बेस क्यों है, और दूसरी बात अगर बेस है भी तो एन फैक्टर 1 कैसे हुआ। तो ये मैं थोड़ा आपको रिएक्शन से बताती हूँ कि NH3 जो है वो वाटर में जाने के बाद, ठीक है, वाटर का, क्योंकि आपको पता है वाटर के अंदर H पॉजिटिव होते हैं एंड OH माइनस होते हैं, तो अमोनिया क्या करता है, वाटर का एक H पॉजिटिव आयन ले लेता है। ठीक है, और लेके NH4 पॉजिटिव बना देता है एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखो दो तरीके से समझ सकते हो कि why NH3 is a base। ठीक है, क्योंकि पानी में जाने के बाद उसने फ्री OH आयंस दे दिए, तो इसीलिए ये बेस है। ठीक है, तो बेस तो है, चलो ठीक है, पर एन फैक्टर 1 क्यों हुआ, क्योंकि वाटर में जाने के बाद इसने 1 मोल ही दिया है OH आयन का। मतलब अगर आप 1 मॉलिक्यूल की टर्म से बात करो तो 1 मॉलिक्यूल ने 1 मॉलिक्यूल OH आयन का दिया है, तो इसीलिए आपका एन फैक्टर हो गया 1। ठीक है, या तो ये तरीका हो गया, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपको पता है पहली बात तो कि जो भी कंपाउंड्स H पॉजिटिव निकालते हैं वो बेस होते हैं, पर जो कंपाउंड्स H पॉजिटिव लेते हैं वो भी तो बेस होते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि इसने H पॉजिटिव को लिया है तो दैट्स व्हाई इट इज अ बेस, एंड क्योंकि इसने 1 H पॉजिटिव आयन को लिया है तो एन फैक्टर हो गया 1। तो आप ये दोनों तरीके से इसका एन फैक्टर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हम एन फैक्टर्स देखते हैं वो हम देखते हैं फॉर बेसिक सॉल्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कि Na2CO3 इज अ बेसिक सॉल्ट। ठीक है, तो बेसिक सॉल्ट्स का एन फैक्टर निकालने के भी आपके पास दो तरीके होते हैं, तो इसमें जो भी आपको इजी लगे वो आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसको ब्रेक करो, तो आपको पता है कि आपके पास 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पर टोटल पॉजिटिव आयन एंड टोटल नेगेटिव आयन कितना है। ठीक है, टोटल पॉजिटिव आयन आपके पास है 2 पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव आयन आपके पास है 2 नेगेटिव। तो बस या तो पॉजिटिव आयन देख लो या फिर नेगेटिव आयन देख लो, वो आपकी मर्जी है कम्प्लीटली। तो बस एन फैक्टर क्या हो जाएगा, या तो टोटल पॉजिटिव आयन की इक्वल हो जाएगा या फिर टोटल नेगेटिव आयन की। तो यहाँ पे एन फैक्टर हो गया 2। और हमेशा पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन टोटल तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ओवरऑल जो आपका कंपाउंड है वो तो न्यूट्रल ही है। ठीक है, या फिर अगर आपको इसको रिएक्शन से देखना है तो क्योंकि ये एक बेस है तो आप इसको एसिड से रिएक्ट करके देख लो। ठीक है, तो एसिड, और हाँ एसिड भी वही वाला रिएक्ट कराना है जिसका एन फैक्टर 1 हो। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो इसीलिए वैसे तो यही बेस्ट मेथड होता है। बट ठीक है, अगर यहाँ पे आप इसको रिएक्ट करा रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि आपको 2 मोल्स एसिड के लेने पड़े, क्योंकि आपको 1 मोल ऑफ बेस, क्योंकि आपको फॉर 1 मोल ऑफ बेस 2 मोल्स ऑफ एसिड लेने पड़े, इसीलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2। तो ऐसे आप रिएक्शन से भी पता कर सकते हो
चलो मुझे पता है इस केस में तो आप यही वाला मेथड फॉलो करने वाले हो कि इससे ज़्यादा आसान है, बट अगर मान लो कभी आपको रिएक्शन दे दी जाए, ठीक है, आपको वो सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहे हैं रिएक्शन, बट आपको खुद से अगर वो रिएक्शन दे रहे हैं, फिर आपसे एन फैक्टर पूछ रहे हैं, तब यही चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी बेस जितने मोल्स ऑफ एसिड से रिएक्ट होता दैट इज बेस का एन फैक्टर, है ना, तो ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको अनदर बेसिक सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना है, जो कि है हमारे पास NaHCO3, ठीक है, तो NaHCO3 हमारा कैसे ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड HCO3 माइनस। तो आपके पास यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो टोटल पॉजिटिव आयन एंड टोटल नेगेटिव आयन आपके पास कितना है, 1, तो एन फैक्टर हो जाएगा 1। एंड अगर आपको रिएक्शन से देखना है तो रिएक्शन से भी आपका एन फैक्टर 1 ही आएगा, क्योंकि जब आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो आपके पास कुछ ये रिएक्शन आ जाएगी जिसके अंदर सब कुछ 1 मोल ही यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसका 1 मोल ही यूज हो रहा है, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो कि इसका एन फैक्टर कितना है, 1, ठीक है। तो ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेना चाह रही हूँ, ठीक है, जो कि है मेरे पास Al2CO3 थ्राइस, ठीक है। अगर आपको इस कंपाउंड का एन फैक्टर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आप सेम वही ब्रेक करोगे, यहाँ पे ऐसे ये ब्रेक हो गया एंड हमारे पास आ गया CO3 2 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एन फैक्टर इस कंपाउंड का अगर बताना है, इस कंपाउंड का एन फैक्टर बताने के लिए आप टोटल पॉजिटिव आयन एंड टोटल नेगेटिव आयन देखोगे, है ना, तो वो आप आराम से बोल सकते हो कि यहाँ पे आपका 2 इंटू 3, तो टोटल पॉजिटिव आयन है 6, और यहाँ पे भी आपका 3 इंटू 2, टोटल पॉजिटिव आयन है 6, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो कि इस कंपाउंड का एन फैक्टर हो गया 6, ठीक है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव आयन एंड टोटल नेगेटिव आयन 6 है। बट मुझे यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है वो ये बतानी है कि अगर आप यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2CO3 थ्राइस का देख रहे हो, तो आप क्या करोगे, मोलर मास इसका अपॉन में एन फैक्टर, तो आपको पता है कि एन फैक्टर आपका 6 है, ठीक है। बट अगर आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिर्फ एल्यूमिनियम का अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको जो मेटल है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो भी आपको यही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप मोलर मास आप पुट करोगे सिर्फ मेटल का, यहाँ पे आप मोलर मास पुट करोगे पूरा Al2CO3 थ्राइस का, बट यहाँ पे आप जो मोलर मास पुट करोगे वो सिर्फ एल्यूमिनियम का पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अगर आपको कंपाउंड का एन फैक्टर देखना होता है तो आपको टोटल पॉजिटिव आयन या फिर टोटल नेगेटिव आयन देखना होता है, बट अगर आपको इक्विवेलेंट वेट सिर्फ मेटल का निकालना है, मतलब अगर आपको सिर्फ एन फैक्टर सिर्फ मेटल का चाहिए या फिर आपको CO3 का चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप ये देखोगे कि सिर्फ एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, सिर्फ 1, मतलब 1 एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना है, और वो है 3, तो मेटल का यहाँ पे जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि Al2CO3 थ्राइस इसका जो एन फैक्टर है यहाँ पे वो 6 है, बट एल्यूमिनियम का एन फैक्टर जो है वो 3 है, CO3 का जो एन फैक्टर वो 2 है, ठीक है। तो ये डिफर करता है कि आपको पूरे कंपाउंड का एन फैक्टर चाहिए या फिर सिर्फ मेटल का एन फैक्टर चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि यहाँ पे कंपाउंड का एंड मेटल का दोनों का एन फैक्टर सेम है, ठीक है, दोनों का 1 है, लेकिन जो हमने लास्ट Na2CO3 का केस किया था वहां पे हमारे पास ये रिएक्शन थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एन फैक्टर है इस कंपाउंड का एन फैक्टर 2 होगा, बट हमें अगर मेटल का एन फैक्टर बोला जाए तो वो होगा 1, मतलब Na का एन फैक्टर होगा 1। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट वेट किसका पूछा है, कंपाउंड का पूछा है, ओवरऑल कंपाउंड का पूछा है, या फिर सिर्फ उनमें से किसी एक आयन का या फिर मेटल का या फिर किसी भी चीज़ का पूछा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एन फैक्टर्स देखने होते हैं। सो दिस वी आर डन विद द होल कंसंट्रेशन टॉपिक। बहुत लंबा था बट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमने ये सारा थ्योरी पार्ट किया है कंसंट्रेशन के ऊपर।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन के बहुत इजी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड बाय बाय।